Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th science chapter 8 how do organisms reproduce। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 137 पेज तक कर लिया था। अब हम इसके आगे का कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये मत समझिए कि मैंने बहुत बड़े बड़े सेक्शन बना रखे हैं, जैसे ये तो छोटा सा है, इससे पहले जो बनाए थे ये बड़े बड़े सेक्शन थे। ये समझिए कि ये जो मैंने किया है ये इसलिए किया है ताकि ये पूरा चैप्टर कुछ टुकड़ों में बट जाए और आप इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके इसकी नॉलेज को, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो आप इसको वैसे समझिए और छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। इसके अंदर बड़े क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे फिर, लेकिन जब आपसे इस टाइम पे जब ऑनलाइन स्टडी हो रही है 2020 के अंदर कोरोना वायरस की वजह से, तो टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं जिसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप से। तो आप इसको और छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और इसे पूरा चैप्टर इस तरीके से आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। इसलिए मैंने इनको ऐसे इस रूप में लिखा है, बनाया है। तो अब हम कर रहे हैं 8.33 टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको ये नज़र आ रहा है, कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पोर्शंस हो जाते हैं। एक वो जो कि जर्म सेल्स बनाते हैं यानी कि स्पर्म्स बनाते हैं, और एक वो जो कि इस स्पर्म को टारगेट साइट यानी कि फीमेल वेजाइना के अंदर इसे छोड़ते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। जो ये जर्म सेल्स है जिनको स्पर्म्स कहते हैं मेल के लिए ह्यूमन में, तो ये जो चीज़ है ये टेस्टिस में बनती है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस, कि स्पर्म्स कहाँ बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, व्हाई डज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटम, कि क्यों ये जो जर्म सेल्स है स्पर्म्स है इनका बनना बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 के बीच में रहता है। तो ये टेम्परेचर इतना नहीं सही रहता है इनके लिए कि ये सही से प्रोड्यूस हो सके। इसलिए जो ये बॉडी टेम्परेचर से बाहर की तरफ स्क्रोटम में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता, जहाँ पर डाइजेशन किडनी वगैरह है, स्टमक है, वहाँ नहीं होती है टेस्टिस, अंदर नहीं होती, बाहर की तरफ होती है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature। sperm formation के लिए जो बॉडी टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से, समझ पा रहे हैं, जो टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इसलिए ये बॉडी से बाहर की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ होती है। ओके, अब we have discussed the role of the testes in the secretion of hormone testosterone in the previous chapter। आपने पहले देखे होंगे चैप्टर के अंदर, और आपने 9th क्लास में भी देखा होगा जो चैप्टर था, कि इन टेस्टिस का काम मेनली क्या होता है, हार्मोन रिलीज करना होता है। और वो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, बहुत सही रहता है, बहुत ज़रूरी है मेल के लिए, जिसकी वजह से ही बॉडी के अंदर जो बदलाव होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे काफ़ी अच्छे होते हैं।
In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनाने के अलावा इसका और काम क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉयज़ में जितने भी डिफरेंसेस नज़र आते हैं वो सब के सब इसकी वजह से ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, है ना, वर्कआउट करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा। और सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तब बनता है जब हम टांगों की एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, है ना, उसकी वजह से। तो जितना ज़्यादा ये किया जाएगा बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनेगा। अब आगे, डिस्क्राइब द पासेज ऑफ स्पर्म्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये स्पर्म्स है इसकी पासेज के बारे में बताइए कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होकर के गुजरते हैं। The sperms formed are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. जो ये vas deferens से होकर के गुजरता है, यहाँ से स्पर्म्स निकलते हैं, यहाँ पे ये vas deferens हो गया, यहाँ से होकर के ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से होकर के ये यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आती है ट्यूब, उसके साथ ज्वाइन हो जाती है। और इसी बीच यहाँ पर ये दो ग्लैंड्स हैं, ये अपने अपने लिक्विड को इसमें छोड़ देते हैं। एक तो सेमिनल वेसल्स है और एक जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसकी वजह से उसको मोशन मिलती है स्पर्म्स को, और वो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं। ये एक आसान काम नहीं होता स्पर्म्स के लिए भी कि ये टारगेट साइट तक पहुँच चुके। हज़ारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में जो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। एक हेल्दी जो मेल है एक टाइम के अंदर जब इजेक्शन होती है उस टाइम पर लगभग 40 मिलियन यानी कि 400 लाख यानी कि 4 करोड़ स्पर्म्स एक बारी में रिलीज़ करता है। तो ये समझ लीजिए कि 4 लाख आत्माएं टाइप में, अगर आप इसको वैसे समझें, क्योंकि मोशन होती है इसकी। और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो स्पर्म्स है एक बार साथ रिलीज होते हैं, और ये उनके लिए आसान नहीं है कि ये एक एग के साथ अटैच हो जाए। बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। वो अपनी टेल के थ्रू इस जो ये वेसल्स है ये छोड़ती है अपने लिक्विड को, उसके थ्रू होकर के टारगेट साइट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर तो बीच में ही मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। और जो एक या दो एग के साथ अटैच हो जाते हैं उसके थ्रू ही एक फर्टिलाइजेशन अकर होती है, राइट। तो ये हो पाता है इन लिक्विड की वजह से जो कि ये दो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। एक तो ये सेमिनल वेसल है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, along the path of the vas deferens, glands like prostate and seminal vessels add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition. तो इनका काम क्या होता है, जो ये दो ग्लैंड्स प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल्स छोड़ते हैं, इनके काम है, यहाँ पर दो काम डिस्क्राइब कर रखे हैं। एक, इसकी वजह से जो टेस्टिस से स्पर्म्स निकले हैं उनकी मोशन आसान हो जाती है। सेकंड, वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है कि भाई थक गए हो, चलो अब तुम्हें हम न्यूट्रिशन दे देते हैं ताकि तुम अपनी मोशन एग की तरफ बढ़ रहे हो और वहाँ पर जा कर के तुम अच्छे से अपनी टारगेट साइट पर फर्टिलाइजेशन कर सको। तो ये चीज़ प्रोवाइड करती है। तो 40 मिलियन से लेकर के 1.2 बिलियन स्पर्म्स बढ़ जाते हैं आगे की तरफ अपनी टारगेट साइट पर, एग की तरफ। अब आगे देखिए, डिफाइन द स्पर्म।
स्पर्म्स को डिफाइन कीजिए, उसकी डेफिनेशन है नीचे। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cells. स्पर्म्स टाइनी बॉडीज होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉलेज होती है फादर की कि उनका रंग रूप कैसा है, क्या हाइट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साथ में ये कि भाई उनके 2 हाथ है, 2 पैर है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन। तभी जो नई सेल बनती है, जो नई बेबी बोर्न होती है, वो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ये सब जेनेटिक मटेरियल अपने पास रखते हैं, इंफॉर्मेशन होती है उसमें डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम्स में। एंड आ लॉन्ग टेल, साथ में लॉन्ग टेल होती है जो उसकी हेल्प करती है मोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फीमेल जर्म सेल की तरफ, यानी कि एग की तरफ, जो कि वेजाइना रिलीज करती है। वेजाइना के अंदर जो ओवरी होती है वो रिलीज करती है। ओके, वो आप आगे देखेंगे कैसे होता है। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अभी आपने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। They are also responsible for the production of some hormones. तो इसके लिए क्वेश्चन है, वेयर डू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस, कहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होती है। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स इन फीमेल, कौन रिस्पॉन्सिबल होती है फीमेल में हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो वो है ओवरीज। ओके, फीमेल जर्म सेल्स या एग्स ये ओवरीज में बनते हैं और ये फीमेल के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए भी कारण होती है। ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये है ओवरीज जो कि एग रिलीज करती है। ये है फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट जो कि यहाँ से एग होकर के यहाँ तक पहुँचता है। सर्विक्स, ये वेजाइना। फिगर 8.11 को देख, ये वाली फिगर है। ओके, मैं देख रहा हूँ सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा। ये है, लुक एट 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर ये ऐसा क्या होगा, फिगर आपको दे दी जाएगी और एरो साइन लग जाएगा, लेकिन ये जो है ना, जहाँ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, आप बताओ। तो आपको फिर ये करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये नाम वगैरह जो है लर्न करने पड़ेंगे। सही है। व्हेन क्वेश्चन है इसके लिए, डिस्क्राइब द होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल बॉडी। तो ये मैंने पूरा ही मार्क किया है, इसके अंदर अलग अलग टुकड़े बन सकते हैं, आप उसको ऐसे बना लीजिएगा। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. तो जब फीमेल जो बेबी है वो पैदा होती है, उस टाइम पे ही थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो कि इमेच्योर होते हैं वो उसी बॉडी के अंदर बनते हैं। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, यानी कि वो जब सेक्स के लिए यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार मानी जाती है, तो उस टाइम पे एक एग हर मंथ मैच्योर होता है। तो एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज।
दो ओवरीज में से एक ओवरीज में से एग हर महीने रिलीज होता है। एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। जो ये एग है ये ओवरी से होकर के फैलोपियन ट्यूब से होकर के वॉम्ब तक पहुंचता है, राइट। यहाँ से यहाँ पर ऐसे मोशन होगी, ये होगी ओवरी, ये होगी फैलोपियन ट्यूब और ये वॉम्ब। ओके, तो ये वॉम्ब के अंत तक पहुँचता है। The two oviducts unite into an elastic bag like structure known as the uterus। जो दो ओविडक्ट है वो यूनाइट होती है किसमें, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं यूट्रस, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। जो यूट्रस है वो वेजाइना में खुलती है, बीच में आता है सर्विक्स। ये यूट्रस हो गया, ये वेजाइना हो गई और ये सर्विक्स हो गया। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. जो स्पर्म्स है वो क्या करते हैं, वेजाइनल पासेज से होकर के, वेजाइना से होकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब मेल बॉडी फीमेल बॉडी ज्वाइन होती है ड्यूरिंग सेक्स के दौरान, तो वो क्या करते हैं, दे ट्रेवल अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मोशन करते हैं। कौन, स्पर्म्स, और ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनको हो सकता है कि एग मिल जाए। तो कई बार होता है कि ये ऐसा नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें स्पर्म्स की मात्रा कम होती है और वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, एग तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं मतलब। और जब मिल जाते हैं तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि स्पर्म और एग दोनों मिल करके एक एग बनाते हैं जो कि फर्टिलाइज होता है, यानी कि एक सेल बन जाती है, उसे कहते हैं जाइगोट। गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग, यूट्रस के ऊपर वो अटैच हो जाता है और लगातार डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। डिवाइड होगा तभी बढ़ेगा। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child। कि आपने पहले भी देखा है, हमने पढ़ा है कि जो मदर की बॉडी है वो इस तरीके की डिज़ाइन की हुई होती है कि वो बॉडी की जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए सही होती है। अतः जो यूट्रस है वो अपने आप को तैयार कर लेता है हर महीने कि कोई ऐसे स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी, ताकि जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन करके एम्ब्रियो की तरफ कन्वर्जन होगी, उसकी मल्टीप्लाई हो करके, तो उसको वो नर्चर करेगा, यानी कि उसको बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये हर महीने ऐसा होता है। तो जो लाइनिंग होती है वो मोटी होती चली जाती है और उसमें ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होती है ब्लड की, ताकि उसमें नरिशिंग चीज़ें, ग्लूकोज और जो मटेरियल होता है उसको बढ़ने के लिए वो चीज़ें उसे प्रोवाइड की जाए बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो है वो मदर के ब्लड के थ्रू, मदर का ब्लड उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और वो
एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से ऐसा हो पाएगा जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो इसके लिए ये डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ अ टिश्यू विच हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट द न्यूट्रिशन एंड टू डिवाइड एंड टू ग्रो with the help of mother's blood. This is a disc which is embedded in the uterine wall. ये एक डिस्क होती है, तो ये भी डेफिनेशन में कह सकते हो, इट इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल विच हेल्प द एम्ब्रियो टू ग्रो बाय प्रोवाइडिंग इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स विलियाई on the embryo side of the tissue। जो एम्ब्रियो की तरफ की डायरेक्शन में इसके अंदर विलियाई होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, और मदर की तरफ, मदर की साइड में ब्लड स्पेसीज होती है जो कि विलियाई को सराउंड करती है और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। और जो ये प्रोजेक्शंस है, ये जो तरीका है, ये जो सिस्टम है, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो मम्मा लेती है वो बेबी तक पहुंचता रहता है, एम्ब्रियो तक पहुंचता रहता है। क्लियर है? विलियाई का काम ही ये होता है कि वो सरफेस एरिया बढ़ाए, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसा होता है, तो ज़्यादा मात्रा में वो अपना काम कर पाते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। इसका काम ये भी होता है प्लेसेंटा का कि ये अब बेबी जो एक्सक्रीट करेगी, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीट करता है टॉयलेट, यूरिन, फेसिस, तो वैसे ही बेबी भी करेगी। तो बेबी अभी बनी नहीं है, चाहे वो एम्ब्रियो चाहे कैसे ही हो, क्योंकि उसके अंदर से भी तो एक एक्सक्रीशन होगा ना, जो वेस्ट बनेगा। तो वो वेस्ट कैसे रिमूव होता है? वो वेस्ट रिमूव होता है मदर्स के थ्रू ही, मदर्स के ब्लड के थ्रू ही। तो जो वेस्ट सब्सटेंस होती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो वेस्ट सब्सटेंस क्रिएट करेगा, वो रिमूव होता है मदर्स के ब्लड के थ्रू, और वो काम भी प्लेसेंटा का ही होता है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं प्लेसेंटा का वर्क क्या है, वो ये दिखा रखा है। उसे जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो गया, और उससे जो वेस्ट सब्सटेंस होगा वो वापसी मदर्स ब्लड के थ्रू भेजना होगा। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। यूट्रस में लगातार कॉन्ट्रैक्शंस होती है, रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से फिर जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं या बेबी के क्या होगा कि बेबी जब अभी तैयार है, पूरी तरह से बन चुकी है, अब ग्रो होने के बाद उसका टाइम आ चुका है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में वापसी आने के लिए, तो तब फिर ये यूट्रस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है, मदर को कहा जाता है कि वो जोर लगाती है और फिर वो बाहर आ जाता है। राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है। अब आगे जो हम करेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियोस में करेंगे। टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। समझते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, आप लोगों का पढ़ना ही, ये जो चैप्टर है ना, ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जो मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं। जब मेल या फीमेल ये चीज़ें जानना चाहती है अपने से बड़ों से, तो पहले तो उनको खुद को शर्म महसूस होती है, फिर आधी अधूरी जानकारी रहती है उनके दिमाग में। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा, और काफ़ी अच्छा सोचा है, कि इसके बारे में भी एक चैप्टर होना चाहिए। तो ये चैप्टर स्पेशली ऐसा होता है, जब कभी भी यूटी होता है तो ये चैप्टर ज़रूर आता है।
चाहे और चैप्टर आए ना आए, FA के अंदर, यूनिट टेस्ट के अंदर, पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ये चैप्टर ज़रूर आता है और पहले पहले ही आता है। तो आपको इस बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन ना रहे। ओके, और भी कई ऐसी बातें हैं जो हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में पूरा करेंगे। तो समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।